हेलो फ्रेंड्स, आपका आज के लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। टेम्परेचर के बढ़ जाने से हमारे रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने प्रतिरोध का फार्मूला पढ़ रखा है R बराबर ml अपान ne स्क्वायर a टाउ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा टाउ है ये श्रांति काल होता है। ये वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर देखिए ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ने से क्या होता है, अगर ताप बढ़ जाता है तो जो हमारा श्रांति काल होता है वो श्रांति काल घट जाता है। जो ताप है और जो श्रांति काल है ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो श्रांति काल कम हो जाता है, तो ताप के बढ़ने से श्रांति काल कम होगा और श्रांति काल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर श्रांति काल कम हो जाता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि प्रतिरोध जो है वो ताप पर निर्भर करता है और श्रांति काल भी ताप पर निर्भर करता है। अगर श्रांति काल घटेगा, श्रांति काल मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमात्मक तत्वों के बीच लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर धनायनों से और परमाणुओं से निरंतर टकराते रहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होता है उसे हम श्रांति काल कहते हैं। तो जब ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो टक्कर होती है वो टक्कर घट जाती है और टक्कर के घटने से जब टक्कर जल्दी जल्दी हो जाती है तो जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बढ़ जाती है, बदल जाती है। तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है, श्रांति काल घट जाने से हमारा जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ेगा तो श्रांति काल घटेगा और श्रांति काल घटेगा तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इस प्रकार वैद्युत प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। अब देखिए, ताप बढ़ने पर हम देखते हैं हमारे पास तीन तरीके के मटेरियल होते हैं। नंबर 1 हमारे पास चालक होता है, नंबर 2 हमारे पास मिश्र धातु होती है और नंबर 3 हमारे पास अर्धचालक होता है। और तीनों पर ताप का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर चालक है तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध चालक में बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध है वो चालक पदार्थों का बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो मिश्र धातु हैं, जैसे हमने दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो धातु बनाई, जैसे मैग्नीन है, कांस्टेंटिन है, यूरेका है, इन मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध है वो चालकों की तुलना में कम बढ़ेगा। और जो हमारा अर्धचालक है इसके ऊपर ताप का अपोजिट प्रभाव पड़ता है। अगर जितना ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो कम होता चला जाता है, अर्धचालक की चालकता बढ़ती चली जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर कोई चालक है और दोनों के लिए, चालक के लिए भी और मिश्र धातु के लिए भी अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बढ़ जाए, दोनों के लिए कितना डिग्री बढ़ा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए चालक का पहला प्रतिरोध जो था हमारा 10 ओम था और जो हमारा मिश्र धातु का जो प्रतिरोध था वो मान लीजिए 5 ओम था, प्रारंभिक प्रतिरोध। अब देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि हो गई, ये ताप बढ़ गया 2 डिग्री। तो हम क्या देखते हैं, चालक का प्रतिरोध 10 ओम से बढ़कर 15 ओम हो जाता है। लेकिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बढ़ने पर जो मिश्र धातु का प्रतिरोध है वो 5 से बढ़कर 7 ओम होगा। कहने का मतलब ये है कि चालक का प्रतिरोध अधिक बढ़ेगा लेकिन जो मिश्र धातु का प्रतिरोध है वो चालक की तुलना में कम बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा, अर्धचालक के केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ताप बढ़ेगा तो चालक का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारे अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो सहसंयोजक बंध द्वारा उनके परमाणु बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं और ताप के बढ़ने से सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और बंधों के टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हो जाते हैं। तो हम देखेंगे जो हमारा
चालक का प्रतिरोध है वो किन बातों पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। अब देखिए नंबर 1 शर्त होती है जो हमारा प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, जो हमारा प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जो ताप में प्रतिरोध में परिवर्तन है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जैसे प्रतिरोध में परिवर्तन dr समानुपाती और प्रारंभिक प्रतिरोध को हमने R0 से ले लिया। तो देखिए प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के कैसा है, समानुपाती है। ये हमारी पहली शर्त या पहला फैक्ट होता है। दूसरी बात देखेंगे, जो हमारा प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, प्रतिरोध में परिवर्तन वो ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है। ताप में जो परिवर्तन होगा उसके समानुपाती होगा। जो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा वो ताप में परिवर्तन के समानुपाती होगा, यानी कि dr समानुपाती dt। जो यानी कि प्रतिरोध में परिवर्तन है, प्रतिरोध में परिवर्तन ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है। ये शर्त हमारी बन गई नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग देखेंगे, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो देखिए प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती है। कहने का मतलब है अगर हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध में परिवर्तन भी उतना ज्यादा होगा। और दूसरा फैक्ट हमारा कहता है कि ताप में वृद्धि जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध में वृद्धि भी उतनी ज्यादा होगी। इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कहने का मतलब पहला फैक्ट हम यहाँ पर समझते हैं, फैक्ट नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जैसे हमने कहा यहाँ पर हम दो केस लेते हैं। एक चालक का प्रतिरोध है 50 ओम और दूसरे चालक का प्रतिरोध है 100 ओम। मान लीजिए ये पहला जो 50 ओम का प्रतिरोध है ये हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और दूसरा वाला जो हमारा 100 ओम का प्रतिरोध है मान लीजिए ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब देखिए ताप में परिवर्तन हुआ, ताप बढ़ा, तो ताप बढ़ने से क्या होगा, देखिए जो 20 ओम का प्रतिरोध है जो 50 ओम का प्रतिरोध है ये बढ़कर हो जाएगा 55 ओम और देखिए जो 100 ओम का प्रतिरोध है ये बढ़कर हो जाएगा 120 ओम। और हमारे दोनों के लिए जो ताप में वृद्धि हुई ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये 20 डिग्री से बढ़कर हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा प्रतिरोध पहला था उसके लिए भी ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, यानी 20 से बढ़कर 30 हुआ। 10 डिग्री बढ़ने पर देखिए ये 55 ओम हुआ, यानी कि ये 5 ओम ही बढ़ा है। और देखिए इसमें भी ये भी 20 डिग्री था, 20 डिग्री से बढ़कर 30 ओम हुआ, ये भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, लेकिन ये बढ़कर 120 ओम हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर प्रारंभ में प्रतिरोध ज्यादा है तो प्रतिरोध में परिवर्तन भी ज्यादा होगा और प्रारंभ में अगर प्रतिरोध कम है तो परिवर्तन भी कम होगा। तो हमारा पहला फैक्ट कहता है प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। अगर प्रारंभिक प्रतिरोध कम है तो परिवर्तन भी कम होगा और अगर प्रारंभिक प्रतिरोध ज्यादा है तो प्रतिरोध में परिवर्तन भी ज्यादा हो जाएगा। अब फैक्ट नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है प्रतिरोध में परिवर्तन ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा ताप बढ़ेगा प्रतिरोध में परिवर्तन भी उतना ज्यादा होगा। मान लीजिए अगर ये 20 डिग्री बढ़ा, 20 से बढ़कर 30 डिग्री हुआ, अगर ये मान लीजिए 20 से 40 हो जाए तो प्रतिरोध भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा।
और यहाँ पर 100 ओम है, अगर ये भी 50 डिग्री बढ़ जाए तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यानी कि जितना ज्यादा ताप बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। यहाँ पर dt ताप है हमारा, टेम्परेचर है, समय नहीं है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ता है। और पहली बात है प्रारंभिक प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा परिवर्तन भी उतना ज्यादा होगा। अब इन दोनों फैक्टरों को हम मिला देते हैं। जब दोनों को हम मिला देंगे, दोनों तथ्यों को मिलाने पर या दोनों कारकों को मिलाने पर, दोनों कारकों को मिलाने पर जब दोनों कारक मिला देंगे तो हो जाएगा dr अनुक्रमानुपाती r नॉट dt। क्या बन जाएगा? dr अनुक्रमानुपाती r नॉट dt लगाएंगे तो dr बराबर अल्फा r नॉट dt। देखिए हमें ये फार्मूला मिल गया। यहाँ पर अल्फा क्या है? यहाँ अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो देखिए हम फार्मूला बना dr बराबर अल्फा r नॉट डेल्टा t या dt, और dr बराबर अल्फा r नॉट डेल्टा t। अब हमारा यहाँ पे अल्फा है क्या? अल्फा को हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अब देखिए हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध r नॉट है और अंतिम प्रतिरोध को हम मान लेंगे Rf। अब देखिए इस फार्मूले को अगर हमें आगे और ज्यादा सॉल्व करना है तो हम इसका समाकलन कर लेते हैं। तो देखिए दोनों बच्चों का यहाँ पर समाकलन कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा dr बराबर समाकलन अल्फा r नॉट dt। अब देखिए dr हमारा क्या है? प्रतिरोध में परिवर्तन। तो देखिए हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था? r नॉट, और परिवर्तन कहाँ तक होगा? तो अंतिम प्रतिरोध को हम कह लेते हैं Rf। F से फाइनल हो गया यानी अंतिम। अब देखिए यहाँ पर हमारा dt है, dt है, t क्या है? ताप में परिवर्तन। तो हम यहाँ पर मान लेंगे प्रारंभिक प्रतिरोध Ti और फाइनल प्रतिरोध कर देंगे Tf। Ti से हमने लिमिट यहाँ पर लगा दी, Tf तक Ti है हमारा इनिशियल टेम्परेचर और F से हमारा हो गया फाइनल टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पर हम समाकलन करेंगे, dr का समाकलन हो जाएगा r और यहाँ पर हमारी लिमिट बन जाएगी r नॉट टू Rf इज इक्वल टू। अब देखिए अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, r नॉट को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर समाकलन और dt और dt का समाकलन हो जाएगा t, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी Ti से Tf। अब यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो Rf की जगह अपर लिमिट Rf हो जाएगी माइनस लोअर लिमिट r नॉट हो जाएगी इज इक्वल टू यहाँ पर r अल्फा r नॉट ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगी Tf माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी Ti। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो बन जाएगा Rf माइनस r नॉट बराबर, अब यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा हमें। अब देखिए एक चीज यहाँ पर और देख सकते हैं, यहाँ Tf माइनस Ti है, ये Tf माइनस Ti अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, इसे हम डेल्टा T से लिख सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं अल्फा r नॉट डेल्टा T। अब देखिए r नॉट को उधर भेजें तो ये प्लस का हो जाएगा, तो Rf बराबर r नॉट प्लस अल्फा r नॉट डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पे Rf इज इक्वल टू, यहाँ से r नॉट हमको कॉमन मिल जाएगा, r नॉट कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यही दोस्तों हमारा फार्मूला होता है ताप में परिवर्तन का। अब देखिए यहाँ पे Rf हमारा क्या है? Rf हमारा है अंतिम प्रतिरोध और r नॉट है प्रारंभिक प्रतिरोध, अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक और डेल्टा T है ताप में परिवर्तन, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं
इसे लिख सकते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस प्रारंभिक टेम्परेचर, आई से इनिशियल, एफ से फाइनल। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है।